हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं अगला जो है जियोग्राफी का। मैं आपको बता दूं, ये क्लास जो है 9 का है। चैप्टर नंबर 5 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बुक से जो है रीडिंग कर रहे थे और इम्पोर्टेंट नोट्स को अंडरलाइन कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि पहले जो रीडिंग तो कर ही रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका एक नोट्स तैयार कर रहे हैं, नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। तो इस तरह से जो है मेन मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे ढूंढ के लिख रहे हैं और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन करने में काफी फायदा हो जाएगा। तो अब जो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ, बुक रीडिंग के साथ साथ क्या करेंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। इससे हम लोग बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इससे पहले की जो चैप्टर्स है उसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो की लिंक भी जो है सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम ज्यादातर उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो आइए नीचे वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। मतलब कि भारत में जो है 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है विश्व के पूरे। और तो और यहाँ पे लगभग 47,000 विभिन्न प्रकार की पौधों की जातियां पाई जाती है, जिसके हिसाब से भारत कौन से स्थान पे है विश्व में, तो 10वें स्थान पे है और एशिया में जो है चौथे स्थान पे आता है। अब आगे बात करते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत में 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि विश्व का कितने प्रतिशत है, तो 6% है। इन इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। आगे है, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। मतलब वनस्पति का क्या अर्थ होता है, तो वो पौधे या वो वनस्पति जो अपने आप जामे, अपने आप उगे, अपने आप विकास करे, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान ना हो और लंबे समय तक उसमें अगर मनुष्य कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो अक्षत वनस्पति कहलाती है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ये सभी क्या है, वनस्पति के भाग तो हैं, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। आगे, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से हैं उसे विदेशज कहते हैं। मतलब जो भारत का है वो देशी हो जाएगा, उसे देशज कहेंगे। जो भारत का नहीं है वो विदेशी है, उसे विदेशी कहेंगे। आगे है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के कितने प्रकार होते हैं, तो वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वनस्पति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वनस्पति उष्णकटिबंधीय कटीले व झाड़ियां वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। टोटल कितने, 5 प्रकार के वन या वनस्पति पाए जाते हैं। तो पहला देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट पर स्थित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। मतलब जहां भरपूर मात्रा में 200 सेंटीमीटर से जो ऊपर की वर्षा होती है और
कभी वहां सूक्ष्म वायु भी थोड़े समय के लिए मिलती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहता है, तो यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महागोनी, रोजवुड, रबर और सिकोना के वृक्ष है। तो सिकोना की छाल किसमें काम आती है? तो सिकोना वृक्ष की छाल जो है वो मलेरिया में दवा बनाने के काम आती है, सिकोना वृक्ष की जो छाल होती है। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन कौन कौन से हैं दर्शाया गया है। तो ये सभी जो हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये सभी कैसे वन है? तो ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय वन है। ये यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्ण मतलब पत्ता, यानी जो पत्ते झड़ने लगते हैं। तो ये जो एक बड़ा एरिया जो है उष्ण पर्णपाती वन का ये वाला एरिया हो गया। उसके बाद पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन देखिए मतलब जो पर्वत के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये सभी कैसे वन है? ये सभी जो है ये सभी पर्वतीय वन है। आगे देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। तो ये जो अब बचता है ये कैसे वन हो जाएंगे? ये सभी जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। आगे देखते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ये पिछली बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे जो है असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। मतलब 6 से 8 सप्ताह तक यहाँ पे पतझड़ रहता है पत्तियां गिराने की वजह से। आगे है जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। इसमें आर्द्र या नमी पर्णपाती वन उन वृक्षों में पाए जाते हैं जहां 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। सोगान इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। कौन सी? सोगान। सोगान जो है इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रैव, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाने वाले सुगान, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन वृक्षों के बहुत बड़े भाग पृथ्वी कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं। कुछ भागों में पशुचारण भी। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर सिंह है, शेर है, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ भी पाए जाते हैं। ये सभी जानवर कहाँ कौन से? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है शेर, सुअर, छिपकली, कछुआ ये सब पाए जाते हैं। आगे है कटीले वन तथा झाड़ियां। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टस यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं।
इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। सूक्ष्म भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। मतलब कटीले वन तथा झाड़ियों में क्या होता है, ये वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ की जो वनस्पति होती है कटीली और झाड़ी नुमा होती है। ये वनस्पति उत्तर पश्चिम भागों में जैसे कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें क्या हो गई, खजूर हो गया, यूफोरेबिया हो गया, नागफनी, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं 5.4 में, यहाँ पे ये कैक्टस, खजूर और कई सारे जो है पौधे बने हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, गधा, घोड़ा, ऊंट पाया जाता है। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। प्रकृति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टर्न जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। मतलब कि अब क्या बता रहा है इसमें कि पर्वतीय वन कहाँ जो कि ऊंचाई पे पाए जाते हैं। यहाँ तापमान कम होता है और ऊंचाई अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ की वनस्पतियां जो होती है काफी बड़ी और चौड़ी पत्तियों वाली होती हैं। जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से हम लोग टुंड्रा की ओर जाते हैं, मतलब ध्रुवों के पास जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो है पौधों के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। उसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में भी कम ढलान, मतलब कम ऊंचाई पे जो होते हैं वनस्पति, उनका आकार और साइज अलग होता है। उससे जैसे जैसे हम लोग पर्वतीय क्षेत्र पे ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनकी वनस्पतियों के आकार में परिवर्तन आते जाते हैं। 1500 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीड आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब जब अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। अच्छा, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा एरिया होता है, तो ये हमने पिछली कक्षा में एक बार बताया था कि ये हमारी पृथ्वी, ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा के जो ये ऊपर का भाग होता है इसे बोलते हैं शीतोष्ण, और ये उसके ऊपर जो होता है ये 66 सही 1/2 डिग्री वाला जो होता है, उसके ऊपर का एरिया जो होता है वो ध्रुव होता है। तो कर्क रेखा यानी 23 सही 1/2 डिग्री से लेकर के 66 सही 1/2 डिग्री के बीच का एरिया जो होता है वो शीतोष्ण वाला होता है, जहाँ पे क्या होता है, घास पाई जाती है। घास प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन तथा बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियां के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। मतलब पहले क्या होता है कि धीरे 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 झाड़ियां रहती हैं, लेकिन जैसे 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 ऊंचाई पे हम चले चले जाते हैं, ये झाड़ियां धीरे धीरे किसका, घास का रूप ले लेती हैं और अल्पाइन घास के मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका उपयोग गुज्जर, बरकवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। गुज्जर और बकरवाल, अब ये दो जातियां हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान देना कि ये जातियां जो है कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जातियां जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भाग पर मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चितिरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। ये सभी कहाँ, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्रीय वनों में।
आगे है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इस तट पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव, ये देख रहे हैं सामने मैंग्रोव वन का चित्र है। तो ये मैंग्रोव वन होता है जो कि जहाँ ज्वार भाटा नदी किनारे, जहाँ नदियां अपना क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, गाद बनाती हैं, वहां जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि इनकी जड़ें जो होती है वो पानी में एकदम डूबी रहती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं पे ये सभी वने जो है पाई जाती हैं। आगे है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। जिनसे मजबूत लकड़ी मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनते हैं, वहां पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी लकड़ियां काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। नारियल, ताड़, क्योंडा व एंगलोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। वो इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। यहाँ पे जो है मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर काफी फेमस है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं वन्य प्राणी। वन्य प्राणी क्या है? वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। मतलब भारत में जिस तरह से कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, उसी तरह यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विश्व का कुल 13% है। तो भारत में विश्व का कितने प्रतिशत जो है पक्षी पाए जाते हैं? तो 13% पाए जाते हैं। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो कि विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व की 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी जानवरों में जो है हाथी क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाथी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये असम, कर्नाटक, केरल के उत्तर तथा आंध्र में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। तो हाथी कहाँ पाई जाती है? तो हाथी असम में, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाई जाती है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। तो कच्छ के रण में क्या मिलता है? तो जंगली गधा मिलता है। और थार के मरुस्थल में ऊंट मिलता है। ये पिछली बार बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आया था कि कच्छ के रण से आया था कि ऊंट कहाँ मिल सॉरी जंगली गधा कहाँ मिलता है? तो कच्छ के रण में मिलता है। और ऊंट ऊंट जो है सिर्फ राजस्थान में। आगे है, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौंसिसा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण तथा अन्य कुछ जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। औषधि पादप, अब यहाँ पे कुछ औषधि पादप हैं तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2,000 पादपों का वर्णन है। कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले निम्नलिखित पादप। तो अब यहाँ पे भारत में लगभग 2,000 पादपों का वर्णन है जिसमें से कि 500 तो एकदम निरंतर जो है कम होते जा रहे हैं। और विश्व संरक्षण संघ ने जो है लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को डाला हुआ है जिसमें कि 52 पादप जो है अति संकटग्रस्त है, मतलब नष्ट होने की कगार पे हैं। और 49 जो है विनिष्ट होने का खतरा है, मतलब एकदम उनका नामो निशान अब खत्म होने के लगभग पहुंच चुका है। तो भारत में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो अभी भी जो है प्रयोग में आती है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे
सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। यह केवल भारत में पाया जाता है। ये सर्पगंधा जो है केवल भारत में पाई जाती है। जामुन, पके हुए फल में सिरका बनता है और वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के गुण भी हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह के रोग में सहायता करता है। मतलब जो जामुन आता है तो वो बरसात के मौसम में आता है। ऐसे तो हम लोग खाते हैं, तो इसका क्या सिरका भी बनता है और इसका जो गुठली होता है उसका पाउडर मधुमेह के लिए काफी जो होता है यूजफुल होता है। अर्जुन, अर्जुन क्या होता है? अर्जुन का भी पेड़ ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल का पेड़, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है और इसकी गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। बबूल का जो होता है, बबूल का एक लासा आता है, गोंद जिसको बोलते हैं हम लोग गांव में इसको लासा बोलते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है तो उसको क्या करते हैं, लासे को लाते हैं, उसको भून करके थोड़ा सा घी में उसका यूज होने से क्या होता है, हमको शारीरिक शक्ति मिलती है। नीम क्या है? जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी का क्या यूज होता है? जुकाम खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। ये पौधों की जड़ें और कली पाचन शक्ति में सहायता करती हैं। तो ये सभी जो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आगे देखते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ पाए जाते हैं। मतलब भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ का मध्य प्रदेश झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब शेर कहाँ पाया जाता है? तो शेर जो है गिर गिर जो है, गिर गुजरात में गिर जंगल है वहां पे पाया जाता है। लेकिन बाघ कहाँ पाया जाता है? तो बाघ जो है मध्य प्रदेश में, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है जो एक शिकारी जानवरों में प्रमुख है। आगे है, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियां, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। मतलब मगरमच्छ तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन जो घड़ियाल है ये सिर्फ भारत में ही मिलता है। आगे, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर। कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के निश, निश्चयन से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए हुए बहुत सारे जानवरों में चुने हुए हैं। जानवर में बोझा ढोने वाले, मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे हमने खाने के लिए अपने कौन से मौसम में कौन सा पौधा उगाएंगे, कौन सा बीज बोएंगे, ये सभी चीजें जो है ना अपने अनुसार की है। कौन से जानवर को पालेंगे जिससे हमें दूध की आपूर्ति हो जाएगी, कौन सी औषधि का यूज करेंगे, जैसे तुलसी का पौधा जो होता है हर किसी के घर में होता है। ठंडी में इसकी पत्तियों का यूज हम लोग सर्दी जुकाम के लिए काढ़ा बनाने में या चाय वाय बनाने में करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सब कुछ अपने हिसाब से जानवरों को बांट रखा है कि किससे हमको मांस लेना है, अंडा लेना है, मछली को खाना है, मछली से आहार है। फिर बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और वृक्षों के परागकण में मदद करते हैं, जैसे हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजातियों का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। मतलब प्रकृति में जितने भी वनस्पति हैं, जानवर हैं, उनका कुछ न कुछ जो है होना आवश्यक है। जैसे भौरा क्या करता है, भौरा हो गया
मक्खी हो गई या और भी इस तरह से छोटे कीट पतंगे हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जो है परागकण में बैठते हैं, तो उनको जो है फैलाने में, वृक्षों के प्रजनन में, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी मतलब जानवर की कमी या अधिकता जो है बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इससे जो है पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होने का खतरा रहता है। अब आगे देखते हैं, लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में है, 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनिष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार के कई कदम उठाए हैं। देश के 18 जीव मंडल निश्चित आरक्षित क्षेत्र हैं, स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नारकेट, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जैव मंडल निषेचन में की गई है। मतलब देश ने इसके लिए काफी कदम तो उठाए हैं। तो कितने सारे वन्य, ये देखिए यहाँ पे जो है कई सारा हमारा वो दिया गया, वन्य प्राचीन अभ्यारण्य, वन प्राचीन अभ्यारण्य, पक्षी और नेशनल पार्क, इन तीनों को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आप इसको देख के एक बार नक्शे के हिसाब से अपना पढ़ के समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मानस जो है पार है, यहाँ पे जिम कार्बेट, सॉरी काजीरंगा है और गोमुरुता है। उसके बाद चंद्रप्रभा है, सिमलीपाल है, कान्हा जी है, तोदोबा है, कवाल है, अटूमनगर है। तो ये सभी जो है क्या है, अभ्यारण्य है, अभय अभय वन है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड डॉट्स है वो अभय वन है, जो स्टार बना हुआ है वो पक्षी अभय वन है, और जो ट्रायंगल बना है वो नेशनल पार्क है। जैसे इडुई नेशनल पार्क है, मुंडू मलाई क्या है, ये अभय वन है, पेरियार क्या है, अभय वन है। तो इस तरह से ये सभी इसमें नक्शे में दिया हुआ है। यहाँ पे 18 जीव मंडल, ये कौन कौन से 18 जीव मंडल है यहाँ पे नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नारकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवोवा, अगस्त्य मलाई है, कंचनजुंगा है, पंचमढ़ी है, अचनर कमर, अमरकंटक है, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष शेष अचलमन और पन्ना। ये ठंडा रेगिस्तान किसको बोला जाता है, तो ये जो लद्दाख है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ रहती है और ठंडी रहती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट जरूर करिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे मैंने इसका एक जो है शॉर्ट नोट्स भी बनाया हुआ है, तो वो शॉर्ट नोट्स मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी ऐड करके, आप देख लीजिएगा। अगर आप उस नोट्स को डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।